हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है प्रश्नावली 1.2 को मक्खन की तरह मैं आपको सिखा दूंगा। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस आपको पेन पेपर में बनाना आना चाहिए। तो जो √2, √3, √5 इनको कैसे बनाना है, इन पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा। वो सारे प्रश्न आपको पेन पेपर में मैं सिखा दूंगा। तो प्रश्नावली को करने से पहले बच्चों इसके बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले पहले वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्या सिखाया था ना। आज हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि भैया ये होता क्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? यदि यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता नहीं लिखा जा सकता नहीं लिखा जा सकता जहां q का मान 0 ना हो तथा p व q पूर्णांक हो। मतलब जो परिभाषा आपकी परिमेय संख्या की होती है, जो जो चीज़ वहाँ पर होता है वो चीज़ आपको यहाँ पर मना कर देना है। ठीक है, अगर कोई संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जहाँ पर q का मान बट्टे वाला मान 0 ना हो और p और q क्या ना हो, पूर्णांक ना हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो भी संख्या आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि भैया संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या कितनी प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की संख्या होती है। एक संख्या आपकी होती है वास्तविक संख्या, एक संख्या आपकी होती है वास्तविक संख्या ना बच्चों, और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक संख्या क्या होती है ये भी मैंने प्रश्नावली 1.1 में बता दिया था। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, वास्तविक संख्या आपके सिलेबस में। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या, ठीक है, एक क्या होती है परिमेय संख्या, एक क्या होती है बच्चों अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या की जो भी परिभाषा है, परिमेय संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे वाला 0 ना हो और p और q क्या पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक इसका उल्टा, वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसमें बट्टे का मान 0 ना हो और p और q पूर्णांक ना हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कुछ उदाहरण मैं दे देता हूँ। ठीक है, कुछ उदाहरण देता हूँ। उदाहरण नंबर 1 यहाँ देता हूँ, उदाहरण नंबर 2 यहाँ देता हूँ, उदाहरण नंबर 3 में यहाँ दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर किसी जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक संख्या लिख दिया 1.0301002003003 और ये चला जा रहा है। ये सारे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि क्यों है अपरिमेय? क्योंकि दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है दोस्तों? ये अशांत है। किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार अशांत हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद अगर अंडर लग जाए किसी भी अभाज्य संख्या में, कोई भी अभाज्य संख्या हो, जानते हैं ना अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? ये सब हमारे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और उसके बाद एक आप यहाँ पर पाई भी लिख लीजिए। पाई जो होता है बच्चों, वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। कई बच्चे सोचेंगे पाई का मतलब 22/7। जी नहीं, अगर 22/7 लिखा हुआ आता है तो वो परिमेय है, लेकिन अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ है तो वो क्या है बच्चों? वो अपरिमेय है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। अपरिमेय संख्या क्या होती है मैंने आपको डिटेल में समझा दिया उदाहरण की मदद से। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में आपके किताब में क्या लिखा हुआ है कि देखिए, यदि इसे p, देखो जो अपरिमेय संख्या होती है इसे p/q के रूप में
ना लिखा जा सकता हो, पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू का मान 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। जैसे ये उदाहरण है अंडर वाला, देखा मैंने बोला पाई है, ये सभी संख्या, ये आपके उदाहरण, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी किताब को कभी भी हल्के में मत लिया करो। एनसीईआरटी किताब को पढ़ना है। देखो, हमें चीज़ों को रटना नहीं। हम क्या करते हैं, कक्षा 9 में हम ये गलती करना स्टार्ट करते हैं और वो हमें आगे जाके भुगतना पड़ता है। आप क्या करते हो, सीधे प्रश्न पे आ जाते हो बच्चों कि भैया हमें ये सब तो पढ़ना नहीं, हमें सीधे प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ के प्रश्नों को आप रटोगे, आप चीज़ों को समझोगे कभी नहीं। ठीक है ना? प्रश्न पढ़ने से प्रश्न हो जाएगा, नहीं मैं बोलता हूँ हो जाएगा, लेकिन कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे हुआ, ये नहीं बता पाओगे। ठीक है? अगर हम बात करें कि सबसे पहले अपरिमेय संख्या की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या की खोज भैया पाइथागोरस ने की थी। पाइथागोरस एक गणितज्ञ हैं जो गणित के विषय में बहुत ज्ञान रखते हैं। इनके नाम पे एक प्रमेय भी है, पाइथागोरस प्रमेय, जो आप आगे चल के पढ़ोगे कक्षा 9 में भी और 10 में भी। ठीक है? तो अपरिमेय संख्या की खोज सबसे पहले किन्होंने की थी? पाइथागोरस जी ने की थी। तो ये एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है? ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है? ये उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, ये सब हम 4, ये सब हम करेंगे लेकिन प्रश्नावली के एंड में। और ये जो उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 4 है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्नावली के प्रश्नों को ही करते हैं। बच्चों, उदाहरण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अंदर की बात बताऊँ, एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न उदाहरण से पूछे जाते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर प्रश्न उदाहरण से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्नावली से नहीं आते, प्रश्नावली से भी आता है, लेकिन ज़्यादा उदाहरण से आता है। ठीक है? तो पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मेरे नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना क्या देना है? एक उत्तर देना है। ठीक है? तो पहले पार्ट पे आ जाते हैं। पहला पार्ट आपसे क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। 3 प्रश्न है ना, तीनों को मिलिए मैं जगह बनाता हूँ। पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था, अभी एक चार्ट बनाया था ना, ये चार्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया था कि संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है दोस्त? वास्तविक संख्या। और एक होती है आपकी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या से आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं टीचर, है ना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट कक्षा 11 में है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, मैंने बोला था। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिनमें पहला आ जाता है आपका परिमेय संख्या। क्या आ जाता है? परिमेय संख्या बच्चों। और और क्या आ जाता है? अपरिमेय संख्या आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि भैया वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आ रहा है और अपरिमेय संख्या भी आ रहा है। यानी कि वास्तविक संख्या, इन के 2 बेटे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का बाप एक ही है। कौन है वो? वास्तविक संख्या। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो अपरिमेय संख्या है वो क्या है दोस्त? वास्तविक संख्या ही तो है। तो ये वाला जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है, सही है। कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? समझ में आ गया? अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये आपसे बोल रहा है, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूं। सेकंड वाला पार्ट है ये हमारा क्या है बच्चों? संख्या रेखा है। इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है। संख्या रेखा पे हम किन बिंदुओं को दर्शा सकते हैं? सारे वास्तविक संख्या को हम दर्शा सकते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सब आ जाते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अभी अभी प्रश्न भी हम करेंगे, √2 को, √3 को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना होगा। ठीक है? तो देखो बच्चों, जैसे कि ठीक है ना, किसी भी नंबर को, ये क्या है? संख्या रेखा है। पूरा लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ऐसे कॉपी में लिख लेना। इस संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम दर्शा सकते हैं, ये हम जानते हैं। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। हर एक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक प्राकृतिक संख्या ये बोला है। ठीक है? अगर मैं बोलूँ जैसे ये संख्या रेखा है, मैंने क्या बोला? संख्या रेखा पर हम किसी भी संख्या को
तो आपको अगर एक भी चीज़ मना करता है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाती है बच्चों, मना हो जाती है। ये आप जानते हैं। तो अगर आप किसी भी एक चीज़ को मना करके दिखा दो तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको हमेशा मना होने का सोचना है। तो देखो मैंने अभी बोला कि वास्तविक संख्या, संख्या रेखा पे किसी भी वास्तविक संख्या को हम दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने एक वास्तविक संख्या ले ली, मैंने 1/√2, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, इसको मैं इस संख्या रेखा पे दर्शा सकता हूँ, बिल्कुल दर्शा सकता हूँ, क्योंकि संख्या रेखा पे किसी प्रकार का वास्तविक संख्या दर्शाया जा सकता है। परंतु ये जो संख्या मैंने ली है 1/√2, ठीक है, 1/√2, ये √m के रूप का नहीं है। √m के रूप का है। m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या 1/√2 एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, 1/√2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर इसको मैं ढंग से लिखूं 1/2 को, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/√2 का वर्ग। क्या 1/2 एक प्राकृतिक संख्या है? बोला ना, m एक प्राकृतिक संख्या होगा। ये इस रूप का तो मैंने लिख दिया, √m के रूप का, लेकिन क्या 1/2 1/2 यहाँ प्राकृतिक संख्या है? बोला हर एक जो संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या ही होगी, तो गलत है। 1/2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, परंतु इसका जो वर्गमूल निकाल के जो मान आया है, ये एक वास्तविक संख्या है। और हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का संख्या हो, दशमलव, फशमलव, पट्टे फट्टे, कुछ भी हो जाए, है ना, किसी भी प्रकार का वास्तविक संख्या हो, उसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और ये बोल रहा है कि हर एक जो संख्या है वो √m के रूप का ही होगा, और m एक प्राकृतिक संख्या ही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। भैया ऐसा तो नहीं हो सकता जैसा आप बोल रहे हो। एक भी चीज़ मना करेगा तो कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सेकंड वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य। सेकंड वाला कथन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, असत्य हो जाएगा। अब थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, और जितनी भी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय ही होगी। है कथन क्या सही है, बोलो बच्चों। सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो देखो अभी इससे पहले मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, और ये बोल रहा है कि जितने भी वास्तविक संख्या वो अपरिमेय ही होती है। तो जी नहीं, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो आप यहाँ असत्य लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, अर्थात ये कथन क्या है, गलत है। ये लिख देना, यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि वास्तविक क्या में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्या होती हैं। वो संख्या होती है, इसलिए यह असत्य है कथन। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत दुविधा बच्चों बताइए, परेशानी नहीं होगी। कारण के साथ मैंने सारे उत्तर आपको बता दिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न ने आपसे क्या बोल रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, पूर्णांक आप जानते हैं ना, पूर्णांक को हम z से निरूपित करते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत क्या आ जाता है, पूर्णांक के अंतर्गत 0 आता है, 1 2 3 4 5, इधर देखोगे तो -1 -2 ना, -3, तो इधर चलता रहेगा। लेकिन इन्होंने किसकी बात की है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात की है। सभी धनात्मक पूर्णांक के लेने, ऋणात्मक की बात नहीं करनी है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सो देखो मैंने क्या किया, देखो आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले उत्तर तो आएगा कि नहीं, उत्तर क्या आएगा, नहीं, कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपरिमेय संख्या नहीं होता है। नहीं
तो क्यों नहीं, एक इसने बोला ना एक उदाहरण भी दे दो, तो उदाहरण पे आ जाओ। मैंने क्या ले लिया, एक 4 ले लिया, एक धनात्मक पूर्णांक है 4, इसका मैंने क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। 2 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ। ये क्या है बच्चों, पी बट्टे क्यू के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है, और पी ऊपर नीचे क्या है, पूर्णांक है, यानी कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। उदाहरण पूछा था आपसे, उदाहरण आपने दे दिया। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे अपरिमेय सारी नहीं है, कुछ कुछ अपरिमेय, जैसे 2 का वर्गमूल करोगे अपरिमेय, 3 का वर्गमूल करोगे अपरिमेय, 5 का वर्गमूल करोगे अपरिमेय, ठीक है, 6 का वर्गमूल करोगे अपरिमेय। लेकिन एक भी अगर अपरिमेय आ जाता है तो कथन मना कर देगा, आपको ना होने का सोचना है ना। जैसे अगर 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 आएगा, 1 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है ना, 1 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। अब जी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी, प्रमेय यहाँ होता है। प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अभी हमने इसकी बात भी की थी, मैंने बोला था इसका उपयोग भी होगा, लेकिन इसका भी हल्का उपयोग हो रहा है, लेकिन इसका आप डिटेल में आगे चल के आगे की क्लासों में भी पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, ठीक है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपको जो मैं सिखा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना होता है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली तो नहीं है। सो देखो यहाँ पर आपके पास आ जाता है, अगर हम बात करें कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, 90 अंश वाले त्रिभुज, 90 अंश वाले कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ 90 है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, ठीक है, और ये हमारा लंब है। तो जैसे कि हमें √5 दे रखा है तो 5 लेना है अपने को। हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। जैसे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग और 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का वर्ग। इस रूप में बनाना है, दो संख्या के वर्गों का योगफल आ जाना चाहिए, इस रूप में आपको उस संख्या को तोड़ना होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना समझ गए। अब इतना समझ गए तो बाकी चीज हमारे लिए आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे आनी है, आपको एक रेखा खींचनी है, ठीक है, रेखा खींचनी है। तो देखते हैं रेखा, ये नंबर लाइन है अपनी, संख्या रेखा बना के दिखाता हूं आपको। देखिए 0 यहाँ है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2-2 सेंटीमीटर में एक यूनिट ले रहा हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे, छोटा ना दिखे। नंबर ले 2-2 सेंटीमीटर में मैं एक यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों यहां तक नहीं होगी। अब जैसे कि ये अपना 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अनंत की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब जैसे √5 मुझे दर्शाना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले 2 चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय मुझे लगाना है। मैं क्या करता हूँ, मैं आधार को मैं 2 लेता हूँ और लंब जो मेरा आएगा उसको मैं 1 ले लेता हूँ। 1 को 2 लेना है, 1 को 1 लेना है यूनिट में, और सारी यूनिट समान होनी चाहिए, ठीक है, सारी यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये मेरा आधार मेरा 2 हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। इधर आपको ये 1 यूनिट लेना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाना है। अब 90 अंश का कोण बनाना है, यहाँ रखेंगे हम, यहाँ से घुमा देंगे। अरे यार ये निप हिलनी नहीं चाहिए, निप हिलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। सो देखिए 90 अंश का कोण बनाना आता होगा आपको, यहाँ से एक चाप ले लिया, ठीक है, देखो इस चाप को पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर एक रखना है,
एक चाप काटने पे 60 बनता है, दूसरे पे काटने पे आपका 90 बनता है। इसको बढ़ा लेकर लेंगे आगे से यहाँ तक, और फिर यहाँ कट पॉइंट लगा, यहाँ रखेंगे और ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु को इससे मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। खींच दी मैंने, लेकिन इधर मेरा 2 यूनिट है, इधर मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 2 यूनिट है। तो मुझे ऊपर कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर का है। 1 यूनिट कितना सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर रखो मैंने, 2 सेंटीमीटर में लिया ना 1 यूनिट। यहाँ देखो ये है, इसको यहाँ तक ले जाओ, ये मेरा 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा 1 यूनिट है। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु को इस 0 वाले पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, मिला दिया। तो ये मेरा कितना हो गया दोस्त, ये मेरा हो गया √5, क्योंकि इसका हल करोगे तो 5 आएगा, यानी कि ये √5 है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे अभी √5 नहीं आया है। नंबर लाइन तो ये रेखा है, संख्या रेखा हमारी ये रेखा है, इसमें मुझे दिखाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अगले स्टेप में मुझे अपना ये जो पॉइंट है ये 0 पे रखना है और इसको ले जाना है यहाँ तक। ले गए यहाँ तक, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत? अब इसको यहाँ से, ये ना, इसको यहाँ से कर देंगे, ये चाप बना दिया। तो चाप हमारा यहाँ कट रहा है इस बिंदु पे। ठीक है, ये बिंदु अपना ए है, ये बिंदु अपना मान लेते हैं बी है, ये अपना सी है और ये डी बिंदु है। तो इस डी बिंदु पे हमारा कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। √5 का मान, 4 का मान 2 होता है, तो √5 का मान 2 से बड़ा ही आएगा, 2 से जस्ट बड़ा है, देखो यहाँ पर। तो ये जो है डी बिंदु पर, डी बिंदु पे हमारा √5 आ गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। बच्चों मैं क्या करूंगा, उदाहरण नंबर 3 को और 4 को पहले करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, क्योंकि अभी जैसा प्रश्न हमने किया है ना, उससे मिलता जुलता प्रश्न पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रश्न करेंगे। जैसे अब √2 को हमें दिखाना है, संख्या रेखा पर √2 का स्थानांतरण कीजिए। तो देखो बच्चों, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ 1 + 1, यानी 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा आधार 1 हो जाएगा, लंबी हमारा 1 हो जाएगा, और एक इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, √2। ये हमें बेसिक आइडिया में मिल चुका है। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। जो काम अभी हमने किया था वही काम हमें यहाँ करना है। ये रखा हमने 2-2 सेंटीमीटर, 3-3 सेंटीमीटर, जो आपको अच्छा लगे। मैं 2-2 सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, खींच दी मैंने। 2, 4, 6, 8। ठीक है, मैंने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर पे, इस बार ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, 4, और ये जा रहा है अनंत की ओर, पॉजिटिव में। तो हमें क्या करना है, अभी आपको दिखाया कि नीचे इधर 1 लेना है, ये हमारा 1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे भी मुझे क्या लेना है, 1 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो मुझे इस 1 पर मुझे कितना कोण बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ रखा मैंने, घुमा लो पूरा। ठीक है, घुमा दिया। अब देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे रखेंगे ये 60, ये हो गया, ये हो गया अपना रहा 120। यहाँ कट पॉइंट आया, यहाँ रखेंगे, ये अपना हो गया 90। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। खींच दिया, क्योंकि मुझे मेरा यहाँ 1 यूनिट है, तो मुझे यहाँ पे भी कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट ले लो। 1 यूनिट हमारा क्या, 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर है, 2 यहाँ रखा, ये आ रहा है देखो यहाँ पर, तो 2 सेंटीमीटर है। क्या खींचेंगे, चाप खींचेंगे, ये यहीं पे आ रहा है। अब इस पॉइंट को हमें इससे में मिला देना है, इस 0 से मिला देना है, यहाँ से जो कट पॉइंट हमें मिला है। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो ये हमारा कितना आ गया, √2 आ गया। अब ये √2 आए,
इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो 1 से जस्ट बड़ा आएगा √2 का वर्गमूल, 1 से जस्ट थोड़ा बड़ा होता है, ये माप ले लो पहले, ये मेरा √2 है, ठीक है। इसको 0 पे ही रखना है और यहाँ से हमें क्या खींच लेना, एक चाप। देखो 1 से जस्ट बड़ा है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा √2 नंबर लाइन पर। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी। तो √2 हमने दर्शा दिया, √2 हमने दर्शा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें कितना दिखाना है, नाम चाहो तो लिख दो यहाँ पर, ये इसको ए बोल दो, ये इसको बिंदु को बी बोल दो, इस बिंदु को सी बोल दो, इस बिंदु को डी बोल दो, ठीक है। तो डी पॉइंट पे हमारा कितना है, √2 है। अब हमें क्या करना है, √3 दिखाना है, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 दिखाइए। तो √3 दिखाने के लिए मुझे √2 पहले दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ 2 + 1, और 2 का वर्ग तो मैं नहीं कर सकता, तो 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 का वर्ग, क्योंकि √ का वर्ग करने पर √ हट जाते हैं, और 1 को लिख सकता हूँ 1 का वर्ग। समझ में आई बात। तो मुझे 3 को दिखाने के लिए मुझे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, √2 दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है इस वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में सबसे पहला काम हमें यह करना है कि मुझे √2 को पहले दिखाना है। जैसे अभी हमने किया था, फटाफट मैं कर लेता हूँ, क्योंकि √2 तो मैंने दिखा दिया ना, आपको बनाना सिखा दिया। देखिए सबसे पहले मैं, ये 0 है, लाइन खींच लेता हूँ, 2-2 सेंटीमीटर पे मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ, ठीक। तो ये मेरा है 0, 1, 2, 3, 4, इधर अपना क्या है, इन्फिनिटी संख्या रेखा। फिर इधर अपना क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मुझे यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाना है 1 पर, तो इसको मैं रखता हूँ 1 पर, ठीक है। ये हिलना नहीं चाहिए बस। अब इसको घुमा लो, चाप तुम छोटा बड़ा कुछ कोई भी ले सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे कट मिला है, यहाँ रखेंगे, ये हो गया 60, ये हो गया 120, 120 वाले को बड़ा कर देते हैं और हिलाएंगे नहीं इसको, फिर यहाँ कट पॉइंट पे रखेंगे, ये बन गया मेरा 90, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या खींच देंगे रेखा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इधर से 1 यूनिट पे चाप खींचना है। 1 यूनिट हमने 2 सेंटीमीटर का लिया है, ठीक है। देखिए 2 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है ये, तो यहाँ पर चाप लगाते हुए दिखाना भी है। इसको ले जाओ यहाँ से यहाँ तक, ये चाप लगा के दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, मिला देना है, इस कट पॉइंट को 0 से मिला देना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला देना है, 0 के साथ मिला दिया। तो ये हमें क्या मिल गया, √2, ठीक है। तो 3 का दिखाने के लिए मैंने अभी बोला था, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा √2 और ये वाला हो जाएगा 1। फिर आपको यहाँ क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, ठीक है। तो √2 ये आपका बेस बन गया। तो इस वाले बिंदु पे मुझे क्या चाहिए, अब 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो वो बनाओ। इस वाले पॉइंट पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर देखो, ये मैं इधर से चाप खींच रहा हूँ, खींचा मैंने चाप, यहाँ कट पॉइंट मिला मेरा, यहाँ से एक चाप खींचो, यहाँ रखो, और यहाँ से एक चाप खींचा बड़ा, फिर यहाँ कट पॉइंट मिला, यहाँ रखेंगे, यहाँ से एक चाप खींचेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, खींच दिया। और यहाँ पर मेरा कितना बन गया, 90 इंच का कोण बन गया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। ये मेरा बेस √2 हो गया। अब मुझे यहाँ कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर का चाप लगाओ। ये इसको यहाँ रखा हमने, इसको यहाँ ले जाओ, ये चाप खींच दिया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 1 यूनिट, इधर √2 यूनिट। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है,
मिला दिया हमने, तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया √3। तो √3 को संख्या रेखा पे दिखाना है। ये संख्या रेखा तो ये है ना, इस पे ऊपर थोड़ी ना दिखाना है। अब हम क्या करना है, इसका हमें माप लेना है। इसको 0 पे रखो और इसको ले जाओ उस बिंदु तक, ले गए। अब हमें क्या करना है, चाप लगा देना है। √3 का मान भी 1 पॉइंट समथिंग होता है, 2 से कम ही होता है। 4 का वर्गमूल होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 से कम ही होगा। यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट का नाम दे दो। ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, ये अपना डी है। इस वाले पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ई। तो ये जो पॉइंट है अपना, ये हमारा कितना आ गया, √3 आ गया नंबर लाइन पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि ये दोनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने करा दिया। अब एक क्रियाकलाप है, ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये भी मैं बता दूं। क्रियाकलाप है, एग्जाम का मुंह सटक जाए तो हो सकता दे दे, लेकिन कभी आया नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसकी रचना करनी है। √2, √3, √4 ऐसे करके बनाते रहना है। कह रहे कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए, एक लंबाई का रेखाखंड लाइन OP खींचिए, एक लंबाई यानी कि 1 यूनिट, ठीक है। एक लंबाई OP1 वाले पर लंब डालिए, फिर P1 P2 को मिला दीजिए। फिर ये सब करते रहना अपने को, और फिर ऐसा करते रहोगे, बिंदु P1 P2 P3 Pn n पॉइंट तक चलता जाएगा। तो फिर ये √2 √3 √4 ऐसे एक सर्पिल बनता रहता है। तो ये बना के दिखाना है आपको, ये क्या करना है आपको, बना के दिखाना है, ठीक है। तो क्योंकि सर्पिल बनाना है तो बना के दिखाता हूं मैं। यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रखते हैं बीचों बीच। ये 0 है, खींच दिया मैंने। 2 सेंटीमीटर पे मैं 1 यूनिट ले रहा हूं, ठीक है। ये मेरा 0 है, जैसे 1, ये अपना 2, ये 3 4 और इधर अपना क्या है, इन्फिनिटी। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको बोला है कि ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट को O बोलना है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को O बोलना है, और इस वाले पॉइंट को आपको क्या बोलना है, P1 बोलना है। ये वाला पॉइंट आपका क्या है, P1 है, ठीक है। इधर आपको क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते, इधर भी कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। 90 अंश का कोण बनाओ, 90 अंश का कोण आपको कई बार बनाना पड़ेगा, कई बार। ठीक है, यहाँ कट मिला, यहाँ रखेंगे। इधर से एक चाप 60, ये बन गया 120। ये चाप बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ रखेंगे ये, ठीक। कट पॉइंट दिख गया आपको, मिला दो, ठीक है। सो यहां से मुझे भी क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट ले लो। 1 यूनिट कितना है, 2 सेंटीमीटर का है अपना, तो इसको 2 पे रखो, और ये अपना 0 दिख रहा है, ठीक है। चाप लगाते हुए दिखाना है अपने को, इसको 0 पे रखो, इसको यहां तक। ये इस वाले बिंदु का नाम हमें क्या देना है, P2 देना है। और फिर हमें क्या करना है, O और P2 को मिला देना है। केंद्र को और P2 को मिला देंगे तो यहाँ अपना कितना बन जाएगा, √2। अब आपको क्या बनाना है, √3 बनाना है। उसके लिए क्या करना होगा, इस P2 पर 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ रखेंगे और एक चाप खींचेंगे, खींचा, फिर यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ खींचेगा, एक चाप यहाँ खींचेगा। इस वाले को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, फिर यहाँ पर कट पॉइंट आया, एक चाप यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस को और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। खींच दी हमने, यहाँ 90 अंश का क्या बन गया, कोण बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 90 अंश का कोण बना था। अब हमें यहाँ कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर ही लेना है। हर एक नया जो चाप होगा वो 1 सेंटीमीटर का ही होगा, और 1 सेंटीमीटर हमारा 1 यूनिट हमारा 2 सेंटीमीटर का होगा। 1 यूनिट लेना है, तो 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 1 हो गया। अब इस वाले बिंदु का नाम मैं क्या देता हूँ, P3 देता हूँ।
ये मेरा P3 है। अब हमें क्या करना है, P3 को इस O बिंदु से मिला देना है। तो ये मेरा कितना बन जाएगा, √3। ठीक है, अब √4 का बनाना है, ऐसे चलता रहेगा, बस ऐसा चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, P3 पे 90 अंश का कोण बनाना है। ये P3 पॉइंट है, यहाँ 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ रखेंगे एक चाप यहाँ से, फिर एक चाप यहाँ से। इस चाप को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक। फिर ये कट पॉइंट हमें मिला है, यहाँ से रखेंगे ये। अब हमें क्या करना है, P3 से और इस कट पॉइंट को मिला देना है। तो यहाँ मेरा कितना बन जाएगा, अब 90 बन जाएगा। और इधर भी मुझे क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट हमारा कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा 1 यूनिट आ गया। अब मुझे क्या करना है, इससे इसको मिला देना है। तो अब मेरा कितना आ जाएगा, ये √4 आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है अपना, इसको P4 बोल दो। अब इस बिंदु पे फिर से एक 90 अंश का कोण बनाओगे, 1 यूनिट लोगे तो √5 आएगा, √6 आएगा, √7 आएगा, चलता रहेगा ये। तो सर्पिल ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो हमारे सारे प्रश्न हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 0.2 सारे कर दिए, और 2 इंपॉर्टेंट उदाहरण थे उनको भी मैंने कर दिया, उदाहरण नंबर 3 और 4 को। ठीक है, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन जो है जैसे √2, √3, √5 और ये सर्पिल वाला क्वेश्चन, अगर मैं आपको डिजिटल बोर्ड में बताता तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने इसको पेन पेपर में बताया है, क्योंकि आपको एग्जाम में पेन पेपर में ही सॉल्व करना है। आपको डिजिटल बोर्ड में जाके सॉल्व नहीं करना है, आपको पेन पेपर में सॉल्व करना है। और सटीक सोल्यूशन चाहिए, और सटीक सोल्यूशन इनका पेन पेपर में ही बनेगा। डिजिटल बोर्ड में इसका सटीक सोल्यूशन कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है। देखो, जो बेस्ट चीज़ होती है वो मैं आपको उसी वे में समझाता हूँ। इसको पेन पेपर में ही बनाना समझाना चाहिए था, तो वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी मैंने पूरी गणित बच्चों ऑलरेडी पढ़ा दी है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।